हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं, बल्कि टॉपिक्स नहीं पॉइंट्स हैं, उनको देख लेते हैं। इनसे क्वेश्चंस नीट में तो आता ही है। इसके अलावा अब चूँकि एमसीक्यू आने लगा है सीबीएसई और आईएससी के एग्ज़ाम्स में, शुरुआती क्वेश्चन जो 15-16 क्वेश्चन है, तो वहाँ पे भी इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पूरे इस चैप्टर में जो जो साइंटिस्ट हैं और क्या डिस्कवरी है डीएनए से रिलेटेड और डीएनए से रिलेटेड टॉपिक्स में, उनको हम लोग फटाफट देखेंगे। तो पहला पॉइंट यहाँ पर हम लोग देखते हैं, डिस्कवरी ऑफ डीएनए 1869 में होती है। किसने किया? फ्रेडरिक मिशर ने। पस सेल से इन्होंने आइसोलेट किया था और नाम दिया था न्यूक्लिन। ये वही समय है, लगभग 2 से 3 साल आगे का समय है, जब मेंडल ने अपने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के लॉ को प्रपोज किया था। हालांकि लॉ नहीं था, जनरलाइजेशन एक्चुअल में दिया था उन्होंने, बाद में वो लॉ हुआ 1865 और 1866 के आसपास। मेंडल ने अपने जनरलाइजेशन दिए थे और उसके बाद 1869 में डिस्कवरी होती है, यानी 2 से 3 सालों बाद डीएनए की। और डीएनए के बारे में बहुत कुछ उस समय पता नहीं था कि ये क्या है, किस तरह से वर्क करता है, क्या क्या सारी चीज़ें हैं, जो बाद के एक्सपेरिमेंट्स में क्लियर हुआ। राइट। इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि ध्यान रखिए कि मेंडल अपने वर्क में उन्होंने बताया था कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो जेनेटिक ट्रेट्स को, जेनेटिक कैरेक्टर्स को रेगुलेट करते हैं, और उसे वो फैक्टर कह रहे थे, है ना। कुछ फैक्टर होते हैं, बाद में पता चला कि फैक्टर इज इक्वल टू जीन होता है, फैक्टर बराबर जीन होता है। और ये जीन डीएनए में पाया जाता है। क्योंकि बहुत सारी टेक्निकल लिमिटेशन थी, एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें उस समय पता नहीं चली, जो बाद में धीरे धीरे पता चली। अब आगे आते हैं 1953 यानी 1953 में बड़ा फेमस मॉडल दिया गया वॉटसन और क्रिक के द्वारा, जिसे हम लोग डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए के नाम से जानते हैं। अब ध्यान दीजिए ड्यूरेशन कितना लंबा खींच रहा है मॉडल आने में। 1869 में डिस्कवरी होती है, 1953 में मॉडल दिया गया है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कि डीएनए रेप्लिकेशन किस तरह से होता है। ये क्रिक ने कह दिया था कि सेमी कंजर्वेटिव होता है, लेकिन इसको प्रूव नहीं किया था। प्रूव किया था 1958 में मिजल्सन और स्टाल ने, कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड होता है, जो आप पूरा एक एक्सपेरिमेंट है, बुक में दिया हुआ है, आप पढ़ेंगे वहाँ मिलेगा। इसके बाद आते हैं कि वो कौन से एक्सपेरिमेंट हुए जिससे ये कंफर्म हुआ कि डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल। एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल यही है, और शुरुआत में भी यही था। हालांकि सबसे शुरुआत में तो आरएनए था, जो आप लोगों ने आरएनए हाइपोथेसिस में पढ़ा होगा। तो एक्सपेरिमेंट प्रूव डीएनए जेनेटिक मटेरियल, पहला एक्सपेरिमेंट होता है 1928 में, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट या ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। पूरा एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन, इसी एक्सपेरिमेंट को और ज़्यादा एलोबरेट किया। 3 साइंटिस्ट यहाँ पे इन्वॉल्व थे, मैकार्टी, एवेरी और मैक्लियॉड। ये 1933 से 1944 के दौरान चला, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डेटा। फिर फाइनल एक्सपेरिमेंट होता है हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट, जो 1952 में होता है। इसके बाद ये प्रूफ हो जाता है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। इसके पहले बहुत लोग बहुत तरह की राय रखते थे, बहुत सारे साइंटिस्ट बहुत तरह की राय रखते थे। उनका कहना था कि प्रोटीन भी जेनेटिक मटेरियल है, कोई आरएनए को भी कंसिडर करता था। लेकिन ये जो 3 एक्सपेरिमेंट हो गए तो ये कंफर्म हो गया। तो है ना इंटरेस्टिंग बात कि डीएनए को ही जेनेटिक मटेरियल प्रूव करने में आप देखिए 1928 से 1952 लगभग 25 साल लग गए कि यही है। उसके बाद आप देखते हैं 1953 में ये मॉडल आता है ऊपर, वॉटसन और क्रिक मॉडल। फिर 1958 में ये पता चलता है कि डीएनए रेप्लिकेट कैसे करता है। राइट। तो ये डीएनए से रिलेटेड कुछ हिस्टोरिकल डेट हैं, ईयर हैं, जिनको याद रखना अच्छी बात है और आगे एग्ज़ाम में काम आएगा। फिर आगे आते हैं ओपेरॉन मॉडल, जैकब और मोनॉड ने दिया था इकोलाई पे जब ये वर्क कर रहे थे। इसमें से लैक ओपेरॉन मॉडल आपको पढ़ना है, जो लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के लिए है। जेनेटिक कोड जॉर्ज गैमो ने प्रपोज किया था कि जेनेटिक कोड जो होता है ट्रिपलेट होता है, 3 बेसिस से मिलकर बना होता है। वहीं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात करें तो पूरे जीनोम की जो सीक्वेंसिंग की गई थी ह्यूमन के पूरे डीएनए की, वो 1990 में स्टार्ट हुई थी, 2003 में कंप्लीट हुई थी। ये एक मेगा प्रोजेक्ट था। हालांकि 2006 में क्रोमोसोम नंबर एक्स नहीं बोलेंगे बल्कि 23rd क्रोमोसोम, उसकी सीक्वेंसिंग कंप्लीट हुई है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो टेक्निक है उसको इन्वेंट किया था एलेक जेफरी ने, और इन्होंने यहाँ पे VNTR प्रूफ का इस्तेमाल किया था, जिसको हम लोग वेरिएबल नंबर ऑन टेंडम रिपीट्स कहते हैं, जिसकी साइज़ 0.1 to 20 KB के आसपास होती है। 1 KB इज इक्वल टू 1000 बेसिस होते हैं। तो ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था
ये सारे पॉइंट्स उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगा, और दूसरे बच्चों में भी शेयर कीजिए, दूसरे स्टूडेंट्स में भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।